फिजा की मौत के बाद सबसे बड़ा सस्पेंस। एक वीडियो जिसमें कैद है फिजा की जिंदगी की आखिरी कहानी। एक वीडियो जिससे खुल सकता है फिजा की मौत का राज। मामले की तह तक जाने के लिए जांच में जुटी है पुलिस। और अब फिजा के घर से मिले 92 लाख रुपए ने पूरे शहर में फैला दी है सनसनी। फिजा उर्फ अनुराधा बाली के घर से 92 लाख की नकदी और 1.5 किलो सोने के जेवर बरामद हुए हैं। ये जेवर बरामद हुए हैं उनके इस घर के पहले माले से। आखिर क्या है फिजा की मौत के बाद उसके घर से मिले 92 लाख रुपयों का रहस्य? हम ये आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं फिजा की जिंदगी का वो आखिरी वीडियो जिससे खुल सकता है उसकी मौत का राज। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा, क्योंकि इन तस्वीरों में कैद है फिजा की जिंदगी की आखिरी कहानी। वो कहानी जिसे पुलिस के लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीसीटीवी की इन तस्वीरों से खुल सकता है फिजा की रहस्यमयी मौत का राज। जी हां, फिजा उर्फ अनुराधा बाली का यह आखिरी वीडियो उस वक्त का है जब वो अपने दोस्तों के साथ मोहाली के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी। 1 अगस्त के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक फिजा 5:47 पर रेस्टोरेंट में दाखिल हुई थी और शाम 6:43 पर वो रेस्टोरेंट से बाहर आती दिखाई दे रही है। यही नहीं, इस वीडियो में फिजा ने जो कपड़े पहने हैं उन्हीं कपड़ों में पुलिस को 6 अगस्त को उसकी सड़ी गली लाश भी मिली थी। ऐसे में इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस को यही लग रहा है कि 1 अगस्त की रात ही फिजा की मौत हुई है। पुलिस की इस आशंका को फिजा के चाचा के बयान भी पुख्ता करते हैं, जिन्होंने बताया था कि 1 अगस्त के दिन उनकी आखिरी बार फिजा से बात हुई थी। तब फिजा ने उन्हें राखी बांधने के लिए बुलाया था, लेकिन उसके बाद उनकी फिजा से कोई बात नहीं हो पाई। फिजा के सभी मोबाइल स्विच ऑफ थे। तो क्या 1 अगस्त के दिन फिजा अपने जिन दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी, उन्हीं दोस्तों के साथ फिजा की मौत की कहानी भी जुड़ी है? मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने फिजा के कई दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन इसके बाद भी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। 1 अगस्त को आखिरी बार फिजा चंडीगढ़ के एक होटल में अपने दोस्तों के साथ गई थी। पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में लिया है, लेकिन जिन लोगों से आखिरी दिन फिजा ने बात की या जिन लोगों से वो मिली थी, उनसे भी पूछताछ के बाद पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। जाहिर सी बात है, अब भी संभावनाएं बरकरार हैं और फिजा की मौत की गुत्थी अब भी अनसुलझी है। रहस्य बेहद गहरा है। आखिर फिजा की मौत कैसे हुई? मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस सुराग की तलाश में जुटी है। और इस संदर्भ में जब पुलिस ने गुरुवार को एक बार फिर फिजा और अनुराधा बाली के घर की तलाशी ली, तो सामने आई एक ऐसी हकीकत जिसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। 6 अगस्त के दिन मोहाली के जिस मकान से पुलिस को फिजा की लाश मिली थी, उस मकान से फिजा की कई मीठी कड़वी यादें जुड़ी थी। हरियाणा के तत्कालीन डिप्टी सीएम चंद्रमोहन से शादी के बाद फिजा इसी मकान में रहने आई थी। इस मकान में खुद चंद्रमोहन ने भी कुछ दिन बिताए थे। 3 साल पहले जब फिजा ने कहा था कि उसकी जान को खतरा है, तब भी वो इसी मकान में रहती थी। और इसलिए फिजा की संदिग्ध हालत में हुई मौत की हकीकत जानने के लिए जब पुलिस ने गुरुवार को उसके इस घर की बारीकी से तलाशी ली, तो सामने आया एक ऐसा सच जिसने पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। छानबीन के दौरान पुलिस को फिजा के इस घर से मिले पूरे 92 लाख रुपए और 1.5 किलो सोने के जेवरात। फिजा उर्फ अनुराधा बाली के घर से 92 लाख की नकदी और 1.5 किलो सोने के जेवर बरामद हुए हैं। ये जेवर बरामद हुए हैं उनके इस घर के पहले माले से। आप देख सकते हैं
पुलिसकर्मी अभी भी अंदर मौजूद हैं और पूरे घर को, जिसको सीलबंद किया गया था, उसे खोलकर आज तलाशी ली गई है। फिजा की लाश ग्राउंड फ्लोर पर मिली थी, पिछली तरफ बने बेडरूम में, लेकिन जो आमतौर पर वो बेडरूम का इस्तेमाल करती थी वो पहले माले पर था। ये जिस दिन उनकी लाश बरामद हुई थी उस दिन भी ये सवाल उठा था और उसी माले पर जाकर जब आज पुलिस ने चेक किया तो पुलिस को 2 वहां पर लॉक्ड अलमारियां मिली, यानी उनके ताले बंद थे। ये लोहे की अलमारियां थी। एक की चाबी पुलिस को इस घर में मिल गई और दूसरी की चाबी नहीं थी, उसका ताला तोड़वाया गया। दोनों ही अलमारियों से पुलिस को 92 लाख की नकदी और तकरीबन 1.5 किलो सोने के जेवर बरामद हुए हैं। पुलिस ने इन जेवर और नकदी को सील कर लिया है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आखिरकार ये नकदी आई कहां से, इस नकदी का राज क्या है, ये नकदी कब से यहां रखी हुई थी। अब कोई बड़ा काम नहीं कर रही थी फिजा, तो उस हिसाब से उनकी आमदनी कहां से थी। क्या ये जब उन्होंने चंद्रमोहन से विवाह किया था, चांद मोहम्मद बनाकर, उनको उस वक्त की ये नकदी है, उस वक्त के ये जेवर हैं, या उसके बाद आए, ये अब सबसे बड़ी जांच का पहलू बना हुआ है। पुलिस अब फिजा के घर से मिले 92 लाख रुपए और 1.5 किलो सोने के जेवरातों का रहस्य जानने में जुटी है। लेकिन जिस तरह से फिजा की मौत के बाद पुलिस के सामने ये वाकया आया है, उसने फिजा की मौत की गुत्थी को और भी उलझा दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि फिजा की मौत की कहानी क्या है। ये खुदकुशी है या कत्ल या फिर स्वाभाविक मौत। फिजा की मौत का सच क्या है, ये एक रहस्य है। ऐसा रहस्य जो फिजा की जिंदगी की कहानी से जुड़ा है। ऐसी कहानी जिसके सबसे अहम किरदार हैं हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन। साल 2008 की बात है। हरियाणा के कद्दावर नेता माने जाने वाले भजन लाल के बेटे चंद्रमोहन उन दिनों सूबे के डिप्टी सीएम हुआ करते थे और वो एक दिन अचानक लापता हो गए थे। करीब महीने भर बाद जब वो सामने आए तो एक नए नाम और नई पत्नी के साथ। हरियाणा की असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रही अनुराधा बाली के प्यार में चंद्रमोहन इस कदर दीवाने हो चुके थे कि उनको ख्याल ही नहीं था कि वो किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। राजकाज से दूर अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर चंद्रमोहन ने अनुराधा से शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद चंद्रमोहन चांद मोहम्मद बन गए थे और अनुराधा बाली का नाम हो गया था फिजा मोहम्मद। से इस्लाम के बारे बहुत पढ़ता रहा हूँ और मैं बहुत दिनों से मेरी ये तमन्ना थी कि मैं धर्म को ग्रहण करूँ, तो मैं अभी इस्लाम धर्म को मैंने कबूल किया है। तो उन्होंने? जी बिल्कुल। क्या नाम रखा आपने इस्लाम के मुताबिक अपना? चांद मोहम्मद। शादी के बाद दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। चंद्रमोहन उर्फ चांद मोहम्मद अपनी पुरानी पत्नी और परिवार को छोड़कर फिजा के साथ मोहाली के इसी मकान में रहने लगे थे। चाहे मजार पर मत्था टेकने के लिए जाना हो या फिर कोई सार्वजनिक समारोह, दोनों हर जगह साथ साथ दिखते थे। पहले मेरा नाम था अनुराधा बाली और इनका नाम था चंद्रमोहन बिश्नोई। हमारा कोई वैसे ही भगवान की तरफ से कोई रिश्ता है, क्योंकि मेरा नाम अनुराधा है, मेरे नाम के पीछे राधा लगता है, इनका नाम है चंद्रमोहन और इनके नाम के पीछे मोहन लगता है। और जितने भी प्यार के जितने भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए आज तक, बाद में उनकी बहुत तारीफ की गई है। जब हम पिक्चर देखने जाते हैं, हम व्हेन वी यूज्ड टू गो टू सिनेमा हॉल एंड ऑल दैट, पीपल यूज्ड टू प्रेज लाइक एनीथिंग, देखो हीरो ने क्या कर दिया हीरोइन के लिए, बट व्हाई नॉट इन रियल लाइफ। फिजा मोहम्मद की लाश को पुलिस बाहर ला रही है। आप देख सकते हैं डॉक्टरों की टीम, फोरेंसिक एक्सपर्ट तकरीबन 3 घंटे की जांच के बाद इस लाश को बाहर लेकर आ रहे हैं। फिजा मोहम्मद का शव बुरी तरह से सड़ी गली हालत में उनके घर के बेडरूम में पड़ा था। चांद हमेशा एहसास दिलाते थे कि वो फिजा के साथ हैं, लेकिन एक दिन अचानक चांद कहीं छिप गया। इसके बाद तो मानो फिजा पर बिजली ही टूट पड़ी। फिजा चांद का दीदार करने के लिए तरस रही थी, लेकिन चांद का कुछ पता ही नहीं था। फाइनेंशियल हेल्प करने के बहाने वो गाड़ी में बिठा के उनको ले गए, और तब से कुछ पता नहीं है उनका। कुलदीप भी आज चंडीगढ़ में ही है और बेसिकली भी चंडीगढ़ में होता नहीं, और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं। और मुझे फोन आया उसके बाद कि जो हमारा बिगाड़ना है, सारी जुडिशरी हमारा कुछ नहीं कर सकती। चांद की गुमशुदगी के बादलों को चीर कर देखा गया तो सारी सच्चाई सामने आ गई। अब चांद को फिजा बेमानी लगने लगी थी और पहली पत्नी सीमा अपनी हो गई थी। मैं अपनी बीवी सीमा से बहुत प्यार करता हूँ।
हाँ, मैं अपनी बीवी रीमा से बहुत प्यार करता हूँ। दोनों के बीच बात जो भी हुई हो, लेकिन चांद की बेवफाई ने फिजा को तोड़ दिया। फिजा इस कदर परेशान हो गई कि एक दिन चांद की बेवफाई के गम में उसने आत्महत्या की भी कोशिश की। फिजा की जान तो बच गई, लेकिन चांद की बेवफाई में वो पागल सी हो चुकी थी। फिजा ने एक दिन चांद पर बलात्कार तक का आरोप लगा दिया था। उन्होंने एक औरत का प्यार का रूप देखा है, दूसरा रूप मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद चांद इलाज का बहाना बनाकर लंदन चले गए और फिर लंदन से चांद ने फिजा से कह दिया, तलाक तलाक तलाक। उन्होंने एक औरत का प्यार का रूप देखा है, दूसरा रूप मैं आपको दिखाऊंगी। बेवफाई का बदला लेने के लिए अनुराधा और फिजा सियासत के मैदान में कूद पड़ी और फिजाए हिंद के नाम से राजनीतिक पार्टी बना ली। वर्ष 2009 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में उन्होंने भजन लाल परिवार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। लड़ाई चल रही है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल कोट किया, जस्ट गिवन यू वन इलस्ट्रेशन लाइक अबाउट रामदेव बाबा जी एंड कांग्रेस। अनुराधा और फिजा आखिरी बार 2009 में सोनी टीवी के रियलिटी शो इस जंगल से मुझे बचाओ में दिखी। ये रियलिटी शो मलेशिया में शूट किया गया था। कांग्रेचुलेशन, आपको इस डांस की कंपटीशन में फर्स्ट अवार्ड आपको जाता है। मेरी तरफ से फर्स्ट अवार्ड जो मिलेगा वो सिर्फ आपको जाता है। कांग्रेचुलेशन। फिजा गुमनामी के अंधेरे से निकलकर जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती थी। उसने हरियाणा के निकाय चुनावों में भजन लाल परिवार के खिलाफ उतरने का मन बनाया था, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। सवाल है कि फिजा की मौत कैसे हुई? सनसनी के लिए मोहाली से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। पहले दिन उसने झूठ बोला, दूसरे दिन झूठ सामने आया तो उसे सच बोलना पड़ा। उस सच के बाद उसने एक बार फिर एक और झूठ बोला और अब उसका वो झूठ भी हो गया बेनकाब। झूठ और फरेब की यह कहानी है गोपाल गोयल कांडा की, उसी गोपाल कांडा की जिसकी तलाश में जुटी है दिल्ली पुलिस। जब भी मुझे दिल्ली पुलिस कॉल करेगी, मेरे पास आएगी, मुझे जो पूछेगी सच्चाई से, जो मेरे से उनको कुछ चीज चाहिएगी, मतलब उनके स्टाफ के लोगों से कुछ पूछना होगा, उनकी जांच में पूरी मैं हेल्प करूंगा। हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने 6 अगस्त को एबीपी न्यूज के कैमरे पर कहा था कि वो पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। मैंने खुद अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, इसीलिए कि जांच कहीं भी प्रभावित ना हो, और जब भी मुझे दिल्ली पुलिस कॉल करेगी, मेरे पास आएगी, मुझे जो पूछेगी सच्चाई से, जो मेरे से उनको कुछ चीज चाहिएगी, मतलब उनके स्टाफ के लोगों से कुछ पूछना होगा, उनकी जांच में पूरी मैं हेल्प करूंगा। शक है कि ऐसा काम मतलब कुछ साजिश के दौरान या क्या कैसे हुआ है, ये मैं चाहूंगा कि पुलिस पूरी तरह तहकीकात करे, क्योंकि मुझे अपने देश की इन दोनों चीजों पर पूरा यकीन और भरोसा है। दिल्ली की रहने वाली एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की खुदकुशी के मामले में गोपाल कांडा ने पुलिस को हर तरीके से सहयोग करने का वादा किया था, लेकिन लगता है गोपाल कांडा अपने इस वादे को भूल गए। जांच में पूरी मैं हेल्प करूंगा। शक है कि ऐसा काम मतलब कुछ साजिश के दौरान या क्या कैसे हुआ है, ये मैं चाहूंगा कि पुलिस पूरी तरह तहकीकात करे, क्योंकि मुझे अपने देश की इन दोनों चीजों पर पूरा यकीन और भरोसा है। कांडा के इस दावे को सुनने के बाद और अब उनके रवैये को देखकर तो यही लगता है कि गोपाल कांडा ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर जो दावे और वादे किए थे वो झूठे थे। तभी तो वो दिल्ली पुलिस से यूं छिपते फिर रहे हैं, पकड़े जाने के डर से फरार हैं। और अब दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जमानत की अर्जी ठुकराए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कब पुलिस की गिरफ्त में आएंगे गोपाल कांडा। कांडा ने बुधवार को जमानत की अर्जी लगाई थी, जिस पर सुनवाई के बाद दिल्ली की रोहिणी की अदालत ने अर्जी खारिज कर दी। अब गीतिका का परिवार कांडा की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। एंड ऑफ द डे वी वांट हिज अरेस्ट, उसको चार्जेस लगाए जाएं, उसे अरेस्ट जल्द से जल्द किया जाए, बिकॉज वो बार बेल के लिए अप्लाई करेगा, वो उसी में टाइम वेस्ट कर रहा है। ही इज जस्ट प्लेइंग विद एविडेंसेस, वी वांट हिज अरेस्ट।
पर हमें जुडिशरी पे भरोसा है, वो जरूर कुछ करे, जल्दी करे बस। बताया जा रहा है कि आज भी गोपाल कांडा की जो लोकेशन थी वो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में थी और उनके वकील ने सवेरे ये कहा था कि हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। अब जो है पुलिस ने ये कह दिया है कि गोपाल कांडा जो है फरार है। अब देखने की बात यह है कि गोपाल कांडा को ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस क्या एफर्ट्स करती है और कितनी टीमें बनाती है। गोपाल कांडा का केस देश के जाने माने वकील KTS तुलसी लड़ रहे हैं। PTI के मुताबिक तुलसी ने गोपाल कांडा के हवाले से कोर्ट में दलील दी है। याचिका में कहा गया है कि गीतिका ने सुसाइड नोट में कहीं भी नहीं कहा कि कांडा ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया था। याचिका में कहा गया है कि गीतिका की एक दूसरी चिट्ठी से लगता है कि गीतिका इस बात से जलती थी कि गोपाल कांडा के दूसरी लड़कियों से ताल्लुकात हैं। गीतिका ने गोपाल कांडा से भावनात्मक लगाव बना रखा था और वो उनसे रिश्ता बनाना चाहती थी, जबकि कांडा ऐसा नहीं चाहते थे। आधार ये है 306 का जुर्म नहीं बनता, किसी भी तरीके से इंस्टिगेशन नहीं है, किसी भी तरीके से हमने उसको उकसाया नहीं गया। हमने हमारे खिलाफ कोई भी ऐसी बात, 2 सुसाइड नोट हैं, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने उसको सुसाइड करने के लिए उकसाया हो। कोई और कारण नहीं है, कोई ऐसा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उनके पास नहीं है। लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है और सभी एयरपोर्ट में अलर्ट कर रखते हैं। और कब तक पॉसिबल है कि गिरफ्तारी हो सकती है? गिरफ्तारी कभी भी हो सकता है, कभी भी हमारा टीम कभी भी आ जाएंगे। लेकिन ये सभी दलीलें काम नहीं आई और कोर्ट ने गोपाल कांडा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस बीच गोपाल कांडा की सहयोगी अरुणा चड्डा को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गोपाल कांडा की कंपनी MDLR एयरलाइंस में निदेशक गीतिका ने 5 अगस्त को सुसाइड कर लिया था और सुसाइड नोट में अरुणा चड्डा और गोपाल कांडा को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस इसी मामले में सरगर्मी से गोपाल कांडा की तलाश कर रही है, लेकिन वो फरार है। अब देखना यह है कि कब पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं कांडा। ना किसी ने कोई आहट सुनी, ना किसी ने सुनी कोई चीख। बस रात के अंधेरे में लोगों को उनकी डोरबेल की आवाज सुनाई दी और जब लोग डोरबेल की आवाज सुनकर अपने घरों से बाहर निकले तो उनके होश उड़ गए। रात के अंधेरे में कातिल चुपके से आया। कातिल ने अकेली लड़की को निशाना बनाया और फिर कत्ल करने के बाद पड़ोसियों की घंटी बजाकर हो गया फरार। जी हां, ये दास्तान है एक ऐसे कातिल की जो रात के अंधेरे में मुंबई के वडाला इलाके की इस बिल्डिंग में दाखिल हुआ। उसने बिल्डिंग की 16वीं मंजिल में रहने वाली पल्लवी पुरकायस्थ का बेरहमी से कत्ल किया और कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो पड़ोसियों की घंटी बजाकर वहां से फरार हो गया। घंटी बजने के बाद पल्लवी के पड़ोसी बाहर आए तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वो सोच में पड़ गए कि आखिर देर रात किसने घंटी बजाकर उन्हें गहरी नींद से जगाया है। क्या ये किसी की शरारत थी? पल्लवी के पड़ोसी उनके घर की घंटी बजाने वाले शख्स को इधर उधर देख ही रहे थे कि उनकी नजर पल्लवी के घर के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा खुला हुआ था। देर रात दरवाजा खुला देखकर पल्लवी के पड़ोसी उसके घर के अंदर दाखिल हुए तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। वो इसलिए क्योंकि अंदर पड़ी थी पल्लवी पुरकायस्थ की लाश। हम वडाला इलाके के भक्ति पार्क में मौजूद है। हिमालय हाइट्स की 16वीं मंजिल पर पल्लवी उत्कायस्था नाम की ये लड़की रहती थी, जो कि एडवोकेट है। इस तरह की जानकारी पुलिस की ओर से बताई जा रही है। तकरीबन सुबह 4:30 बजे की ये घटना है। जो उनके पड़ोसी है उन्होंने इस बात की जानकारी जो है वो पुलिस को दी कि पल्लवी की गला काटकर जो है हत्या कर दी गई है। पल्लवी की लाश उसके फ्लैट में पड़ी हुई थी। पेशे से वकील 26 साल की पल्लवी
इस बिल्डिंग में अपने बॉयफ्रेंड अभीक सेन गुप्ता के साथ रहती थी। अभीक भी पेशे से वकील है। जिस वक्त कत्ल की यह वारदात हुई उस वक्त पल्लवी घर पर अकेली थी। बिल्डिंग में रहने वाले लोग जानते थे कि पल्लवी और अभीक साथ में रहते थे, इसलिए उन्होंने पल्लवी के कत्ल की खबर फौरन अभीक को दी और साथ ही पुलिस को भी इस वारदात की सूचना दे दी। कुछ ही देर बाद अभीक के साथ साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लड़की और उसका जो दोस्त है वो यहाँ फ्लोर पे रहते हैं, दोनों एडवोकेट है। आदमी जब आया ड्यूटी पे से तो उसको मालूम पड़ा कि अंदर एक्सपायर्ड हो गई हो। सर उसके बॉयफ्रेंड को क्या डिटेन किया गया पूछताछ के लिए लेके गए? सर पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्या उसके बॉयफ्रेंड ने दी या नहीं? वो बाजू वाले ने दी, वापस नाम के आदमी दी। सर उस समय घर पे उनके बॉयफ्रेंड मौजूद थे? नहीं, वो आने के बाद मालूम पड़ा। पल्लवी के कत्ल की सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस कातिल की तलाश में जुटी थी। जल्द ही पुलिस के हाथ लगा एक बेहद अहम सुराग। पता चला कि पल्लवी का अपनी सोसाइटी के एक सुरक्षा गार्ड से झगड़ा हुआ था। शक की बिना पर पुलिस ने उस गार्ड को पकड़कर उससे सख्ती से पूछताछ की तो पल्लवी के कत्ल की सारी हकीकत सामने आ गई। गार्ड ने बताया पल्लवी से झगड़ा होने के बाद वो बेहद खफा था और बदला लेने के लिए ही उसने पल्लवी का कत्ल किया है। पल्लवी का वो कातिल अब पुलिस की गिरफ्त में है।